नमस्कार। हमारी आज की कहानी है सासू माँ। डोरबेल की आवाज़ सुनकर सुमित अपनी पत्नी से बोला, देखो जरा जाकर कौन है। पत्नी गेट पर गई और दरवाजे में बने होल से आंख सटाकर देखा, फिर बिना गेट खोले ही जल्दी से वापस आ गई। आकर पति से बोली, तुम्हारी माँ है और साथ में तुम्हारी दादी को भी यहीं ले आई है। सुमित बोला, दादी को क्यों ले आई है? वो तो गाँव में चाचा जी के पास रह रही थी ना। पत्नी बोली, बुढ़िया सठिया गई है, खुद के रहने का ठिकाना नहीं है और साथ में शमशान में पैर फैलाए बैठी अपनी सास को भी यही ले आई है। डोरबेल अभी तक बज रही थी। आवाज़ सुनकर सुमित का बड़ा भाई अमित भी आ गया। बोला, डोरबेल बज रही है, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुमित बोला, भैया माँ गांव से लौट आई है, साथ में दादी भी है, अब तो उनके लिए 2 कमरे खाली करने पड़ेंगे। अमित बोला, दोनों एक कमरे में रह लेंगी, तेरे पास जो स्टोर रूम है वो दे देना। सुमित बोला, स्टोर रूम में 2 खाट नहीं आ पाएगी। माँ का कमरा आपके हिस्से में आया है, आप वही कमरा उन्हें लौटा दो, माँ के मरने के बाद उसे वापस ले लेना। डोरबेल अब भी बजती जा रही थी, लेकिन ये लोग दरवाज़ा खोलने के बजाय आपस में बहस किए जा रहे थे। अमित बोला, तू क्या चाहता है? दोनों का खर्चा मैं अकेला उठाऊं? शोर सुनकर अमित की पत्नी भी वहाँ आ गई थी। बोली, कब से डोरबेल बज रही है, आप लोग खोल क्यों नहीं रहे हैं? आखिर कौन है बाहर? कोई भिखारी है क्या? आप लोग खोल क्यों नहीं रहे हैं? अमित अपनी पत्नी से बोला, जाकर गेट खोल दे, बाहर तुम्हारी सास और दादी सास खड़ी है। बड़ी बहू ने गेट खोला तो कांता देवी अपनी सास के साथ खड़ी थी। बोली, बहू गेट खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? कब से घंटी बजाई जा रही हूँ। बड़ी बहू बोली, खाना खाने के बाद आँख लग गई थी माँ जी। कांता देवी जब सास के साथ अंदर आई तो देखा दोनों बेटे हॉल में बैठे हैं, छोटी बहू भी उनके पास खड़ी है। कांता देवी को माजरा कुछ समझ में नहीं आया। पहले उसने अपनी सास को अपने कमरे में छोड़ा, फिर वापस आकर बोली, तुम सब यहीं हॉल में बैठे थे तो फिर गेट क्यों नहीं खोला? छोटी बहू बोली, गेट कैसे खोलते माँ जी, आपने तो हमें टेंशन में डाल दिया। घर में वैसे ही कमरों की कमी है और आप दादी जी को भी यहाँ ले आए। कांता देवी बोली, कमरों की कमी कहाँ है बहू? घर में 6 कमरे हैं, एक में तुम रहती हो, दूसरे में बड़ी बहू रहती है, एक कमरे में तुम दोनों के बच्चे रह रहे हैं, एक गेस्ट रूम के काम आता है, बाकी 2 कमरे तो खाली है ना। वैसे भी माँ जी को मैं अपने कमरे में ही रखूँगी, इसलिए एक कमरा तो फिर भी शेष रह गया। अमित बोला, वो बात यह है माँ, हमने घर का बंटवारा कर लिया है। कांता देवी बोली, तुम्हारे बाप को गुजरे 2 महीने भी नहीं हुए और तुमने आपस में घर बांट लिया? खैर बांट लिया ठीक है, आदमी तो हम उतने ही हैं, कमरे कम कैसे पड़ेंगे? सुमित बोला, दोनों के हिस्से में 3-3 कमरे आए हैं माँ, एक हम पति पत्नी को चाहिए, एक मेरे बच्चों को चाहिए और एक कमरा मुझे गेस्ट रूम के लिए चाहिए। कांता देवी बोली, ऐसा करो बेटा, दोनों भाई गेस्ट रूम एक ही रख लो, तुम्हारी पत्नियां भी आपस में बहनें हैं, इसलिए दोनों के गेस्ट भी सेम हैं, 2 गेस्ट रूम की क्या ज़रूरत है? अमित बोला, माँ आप स्टोर रूम में रह लो, वहाँ ज़मीन पर गद्दे बिछा देंगे। माँ बोली, स्टोर रूम बहुत छोटा है बेटा और ना ही उसमें कोई खिड़की है, वहाँ पर तो बहुत घुटन हो जाएगी, मैं अपने कमरे में ही रहूँगी। फिर कांता देवी अपने कमरे में आ गई। सास का बड़ा बेटा यानी कांता का पति चल बसा था। बेटे के निधन से दुखी होकर सास बीमार पड़ गई थी। कांता देवी अपनी सास को बहुत चाहती थी, कैसे ना चाहती? आखिर कांता देवी की सास ने उसे बेटी से बढ़कर चाहा था, उसे प्यार किया था और एक अच्छी लड़की तो होती ही ऐसी है जो उसे सच्चा प्यार और दुलार दे, उसे वो जी जान से प्यार करने लगती है। ठीक उसी तरह कांता देवी अपनी सास से भी बहुत प्यार करती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए सास की देखभाल करने के लिए ही गांव गई थी। 1 महीने बाद वापस आई तो सास को भी अपने साथ ले आई थी, क्योंकि उसे अपनी देवरानी पर भी पूरा भरोसा नहीं था कि वो सास की ढंग से देखभाल कर लेगी। मगर घर का वातावरण देखकर वो डर गई थी। आज पहली बार उसे खुद के बेटे पराये लग रहे थे। कांता देवी ने अपना कमरा देखा, अभी तक उसका सामान वैसे का वैसा रखा हुआ था। दीवार पर पति की फ़ोटो अब भी लगी हुई थी। फ़ोटो मुस्कुरा रही थी।
वो फोटो के सामने खड़े होकर धीरे से बुदबुदाई, आज तो आपके बेटे मुझे अजनबी से लग रहे हैं जी। ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी पराए घर में आ गई हूँ। रात को लेट तक कांता देवी खाने का इंतज़ार करती रही, मगर 9 बजे तक खाना नहीं आया। वो उठकर रसोई में गई तो देखा दोनों बहुओं ने रसोई को भी 2 हिस्सों में बांट लिया था। 2 गेट निकाल लिए थे। कांता देवी बोली, बहू अभी तक मेरे कमरे में खाना नहीं भिजवाया। मेरी सास के लिए मैंने खिचड़ी बनाने के लिए भी आवाज़ लगाई थी। खिचड़ी बनाई क्या? छोटी बहू बोली, माँ जी मेरा 6ठा महीना चल रहा है, रोटियां बनानी ही मुश्किल है। आप दीदी से पूछो खिचड़ी बनाई क्या? बड़ी बहू बोली, खिचड़ी तो मैंने भी नहीं बनाई, मुझे फुर्सत ही कहाँ मिली। ऐसा करो आप खुद ही बना लो। आप ही उस हड्डियों के ढांचे को यहाँ लेकर उठा लाई हो। ऐसी बात सुनकर कांता देवी को गुस्सा आ गया। बोली, जुबान संभाल कर बात कर बड़ी बहू, वो मेरी सास है, मेरी माँ से भी बढ़कर है वो मेरे लिए। उसके लिए कुछ कहा तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। बड़ी बहू बोली, उस बूढ़ी के बारे में कुछ बोलूँगी तो क्या कर लेंगी आप? यहाँ आपकी रोटियों का खुद ही ठिकाना नहीं है और आप एक बोझ और उठा लाई। आंखें मत दिखाओ माँ जी, अब आपके दिन गए। कहते हुए बड़ी बहू रसोई को कुंडा लगाकर अपने कमरे में चली गई। फिर छोटी बहू ने भी वही किया जो बड़ी बहू ने किया। उसने भी अपनी रसोई के कुंडा लगाया और वो भी अपने कमरे में चली गई। यह सब देखकर कांता देवी के पैरों में जान ही नहीं रही। वो वहीं आंगन में बैठ गई, आंखों में आंसू झिलमिला आए थे। वो वापस अपने कमरे में गई। फिर गांव से जो टिफ़िन बनाकर लाई थी उसे खोला। अभी रोटियां और सब्ज़ी खाने के लायक बची थी। कांता देवी बाहर गई। घर के सामने दुकान थी, वहाँ से 2 थैली दही की खरीदी। फिर वापस आकर दही में रोटी चूरकर सास को चम्मच से खिलाने लगी। पहला निवाला मुंह में जाते ही सास ने कहा, दोनों बेटे और बहू हाथ से निकल गए हैं कांता। सास को 90 साल हो गए थे दुनिया देखते हुए। उसने अनुभव से ही जान लिया था कि घर का मामला खराब है। कांता देवी बोली, ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, आप बेवजह शक कर रही हो। सास बोली, बेटा जब उन्होंने हमें गेट पर इतनी देर खड़े रखा मैं तभी समझ गई थी। फिर अंदर आई तो मेरे दोनों पोतों ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। जिनका पूरा बचपन मेरी गोद में गुजरा था वे मुझे पहचान ही नहीं रहे थे। मैं तभी समझ गई थी कि ये पराए हो गए हैं। मुझे सुबह वापस गांव ले चल बेटा, शहर की आबो हवा ठीक नहीं है। कांता की आंख भर आई, बोली, पता नहीं मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी माँ जी। सास बोली, कमी तेरी परवरिश में नहीं है बहू, कमी तो शहर की हवा में है। तू मन खराब मत कर, तू बहुत अच्छी है बेटा। कहते हुए सास बहू के सिर पर हाथ फेरने लगी। थोड़ा अपनापन मिला तो कांता की आंखों से टपक टपक कर आंसू बहने लगे। रात को आकर बेटों ने यह भी नहीं पूछा कि माँ और दादी तुमने खाना खाया या नहीं। सुबह चाय बनी तब भी उन्हें माँ और दादी की याद नहीं आई। सुबह 8 बजे के आसपास बड़ी बहू आकर बोली, माँ जी घर के बाहर ऑटो खड़ा है, आपके बेटे आपको वापस गांव भेजना चाहते हैं, इसलिए अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलती बनिए। कांता देवी कुछ ना बोली। शायद उसे पहले से ही आभास था कि ऐसे ही कुछ होगा। वो बाहर आकर बेटों से बोली, गांव में मेरे रहने और खाने का खर्च कौन देगा, ये भी बता दो। बड़ा बेटा बोला, आपके खाते में अभी भी 1 लाख पड़े हैं माँ, तो आपको खर्च की क्या आवश्यकता है। इस घर में आप हमेशा हुक्म चलाती रही हैं, मगर अब आपकी बहुओं को अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ रहेंगी तो बेवजह कलह होगी। गांव में हमारे 4 कमरे हैं, वहाँ जाकर आराम से अपना बुढ़ापा काटो। कांता देवी बोली, अब ये घर छोड़कर मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो तुम लोग जाओगे। तुम क्या समझते हो, ये घर तुम्हारे पिता के नाम है। जब उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा था ना, तो वे तभी समझ गए थे। मुझसे बोले थे, कांता औलाद हाथ से निकल चुकी है, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है कब मेरा बुलावा आ जाए। इसलिए ये घर मैं तेरे नाम करवा रहा हूँ।
ताकि भविष्य में तेरे साथ कुछ गलत ना हो। फिर कांता देवी हाथ में ले रखे फ़ोन को दिखाते हुए बोली, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, वे अभी आते ही होंगे। तुम लोग अभी से घर खाली करने की तैयारी में लग जाओ। इतना सुनते ही दोनों बेटे और बहुओं की हालत खराब हो गई। उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वो लोग तो कुछ और ही ख्याली पुलाव बनाकर बैठे थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ। जब उन्होंने पेपर पर माँ का नाम देख लिया तब जाकर उन्हें यकीन आया कि घर तो पिताजी ने माँ के नाम कर दिया है। फिर छोटी बहू हाथ जोड़ते हुए बोली, माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस हालत में हमें घर से बाहर मत निकालिए, कुछ तो दया करो हम पर। दोनों बेटे भी गिड़गिड़ाने लगे, बोले, ऐसा मत करो माँ, हम बर्बाद हो जाएंगे। कांता देवी बोली, जब तुम्हें हम बूढ़ियों पर रहम नहीं आ रहा था तो मैं तुम लोगों पर क्यों रहम करूं? तुम लोगों में दया और संवेदना नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। तुम्हारे दिलों में जहर भर गया है। अगर तुम लोगों को यहाँ रख भी लिया तो वो जहर तुम लोग मुझे पिला दोगे, डॉक्टरी मुआयना भी नहीं होने दोगे मेरा। फिर बेटों ने आनन फानन में शहर में कोई घर किराए पर लिया और घर खाली कर गए। अब कांता देवी उस घर में अपनी सास के साथ सुकून से रह रही है। दोस्तों, क्या इसी दिन के लिए लोग भगवान से, ऊपर वाले से औलाद मांगता है, हर जगह मेहनतें करता है, फिर उसकी भी ऊपर वाला औलाद से झोली भर दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज अपने हाथ से दिवाला खिलाने वाली माँ अपने खून पसीने की मेहनत से एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके घर बनाने वाले बाप की दुनिया से विदा लेते ही बेटों ने माँ और दादी को बेघर करने में मिनट नहीं लगाया। जो दादी अपने पोतों पर जान छिड़कती थी, अपने मुंह का निवाला भी वो अपने पोतों को खिलाने में एक पल भी नहीं सोचती थी, आज उसी दादी को दोनों पोतों ने एक नज़र देखना ना चाहा। इस कलयुग की दुनिया में पैसा इतना बड़ा हो गया है तो सोच लें, आगे हर किसी की औलाद है, वो भी यही सब देख रही है और सीख रही है। इसलिए आप जैसे खुद का भविष्य देखना चाहते हैं, ठीक वैसे ही अपने बुज़ुर्गों के साथ करिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अधिक मनोरंजक और अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।